दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एनपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। 1857 की क्रांति। पिछले दो वीडियो में हमने पढ़ा था कि क्रांति के कारण क्या रहे थे, उसके बाद ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और आज हम क्रांति की शुरुआत, विद्रोह हुआ, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों सबको पता है कि 1857 की क्रांति का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू होता है और उसके बाद एक जन विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो जाता है। देखो, इस विद्रोह से पहले भी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में कुछ सैनिक विद्रोह हुए थे, उनकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम। सैनिक विद्रोह जो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ था वो हुआ था 1764। 1764 में सबको पता है कौन सा युद्ध था? बक्सर का युद्ध था। बक्सर युद्ध था। यहां पर मुनरो की सेना में एक भारतीय बटालियन लड़ रही थी जो मुनरो की सेना को छोड़कर मीर कासिम की सेना में आ मिली थी। मीर कासिम की सेना में आ मिली थी। यह सैनिकों का सबसे पहली बगावत थी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध। युद्ध में अंग्रेज जीत गई और उसके बाद इसी बटालियन के 24 सैनिकों को, जो 24 सैनिक थे, उनको तोप से उड़ा दिया गया था, मृत्युदंड दिया गया था। यह पहला सैनिक विद्रोह हुआ। उसके बाद धार्मिक रूप से सैनिक विद्रोह, देखो थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इनकी भी। धार्मिक रूप से यानी धर्म को लेकर विद्रोह हुआ था। यह हुआ था 1806 में। 1806 में वेलूर में, वेलूर एक सैनिक छावनी थी। यहां के सैनिकों को जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने तिलक निकालने व पगड़ी बांधने पर प्रतिबंध लगाया था और उसके स्थान पर उन्हें हैट पहनने की इजाजत दी गई, यानी टोपी। कहते हैं इस हैट में भी जो कलंगी लगती थी या तुर्रा लगता था उसमें भी, और जो चमड़ा था वो गाय का था, सुअर का था, यह बताया जाता है। तो तिलक और पगड़ी पहनने पर प्रतिबंध लगा। 1806 में यहां के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। उसके बाद वो पूरी की पूरी रेजिमेंट वो भी बर्खास्त कर दी गई। उसके बाद 1824 में बैरकपुर के सैनिकों ने, बैरकपुर की एक रेजिमेंट थी भारतीय सैनिकों की, 47वीं रेजिमेंट, बैरकपुर छावनी के 1824 में 47वीं रेजिमेंट के सैनिकों को बर्मा भेजा जा रहा था। बर्मा भेजने के विरोध में यहां के सैनिकों ने विद्रोह किया था क्योंकि हमारे यहाँ एक नियम था कि भी अगर कोई सैनिक समुद्र पार लड़ने जाता है तो उसकी जाति और धर्म दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं। तो 1824 में बैरकपुर की एक 47वीं रेजिमेंट थी, यहाँ के सैनिकों को बर्मा लड़ने भेजा जा रहा था, तो इन्होंने विद्रोह कर दिया। उसके बाद ये पूरी की पूरी रेजिमेंट को ही बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद और 2-3 जगह विद्रोह हुए थे, जैसे फिरोजपुर में विद्रोह हुआ था वेतन को लेकर, यहाँ के सैनिकों ने भी, तो भी अंग्रेजों ने उन्हें बड़ी बेदर्दी के साथ दबा दिया गया था। उसके बाद सबसे बड़ा सैनिक विद्रोह होता है, वो कौन सा विद्रोह था? 1857 की क्रांति का विद्रोह। अब देखो, इस क्रांति की योजना किसने बनाई, क्या प्रतीक चिन्ह थे, उसके बारे में चर्चा करते हैं और उसके बाद हम इसे आगे बढ़ाते हैं। देखो, इस क्रांति की योजना प्लानिंग की गई थी और योजना में सबसे प्रमुख रोल किसका बताया जाता है? नाना साहब,
उनके वकील अजीमुल्ला, तांतिया टोपे और बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर द्वितीय। कहते हैं इसमें भी अलग अलग कई किताबों में बताया जाता है कि लंदन में योजना बनी थी, कई जगह बताते हैं कि गंगा नदी के क्षेत्रों पे इकट्ठे हुए थे और उन्होंने वहां सौगंध खाई थी कि हम वहां एक साथ विद्रोह करेंगे। और कहीं बताते हैं कि दिल्ली के लाल किले में एक गुप्त मीटिंग हुई जिसमें कहा गया था कि हम एक साथ विद्रोह करेंगे। और इस योजना के अनुसार क्रांति की जो डेट थी वो थी 31 मई। इसको स्पेशल याद रखना है, यानी 31 मई के दिन पूरे भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध एक साथ विद्रोह होगा। और जब एक साथ विद्रोह होगा तो अंग्रेज जाहिर सी बात है इसे संभाल नहीं पाएंगे और उसका नेतृत्व सौंपा गया था। वो किसको सौंपा गया था? बहादुर शाह जफर द्वितीय को सौंपा गया था। अब एक यहां सवाल आता है, अक्सर 12th बोर्ड में पूछा जाता है कि 1857 क्रांति का राष्ट्रीय स्तर पर जो नेतृत्व किया गया था ना, वो किया गया था बहादुर शाह जफर द्वितीय द्वारा। तय की गई डेट कि कब डेट होनी चाहिए? 31 मई को। उसके बाद संदेश के जरिए कि भाई कैसे लोगों तक बात पहुंचाई जाए। आज का जमाना तो था नहीं कि व्हाट्सएप या दूसरे मैसेजर के द्वारा लोगों को सूचना दे दी जाए, गुप्त सूचना होनी चाहिए। अंग्रेजों को पता लग गया तो जाहिर सी बात है अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करना मतलब अपनी मौत बुलाना था। तो इसके लिए प्रतीक चिन्ह बनाए गए थे। यानी प्रतीक चिन्ह क्या थे, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है, ये तो कंपटीशन में सवाल आया हुआ है। प्रतीक चिन्ह थे चपाती यानी रोटी व कमल का फूल। कमल का फूल इस 1857 क्रांति के प्रतीक चिन्ह ये थे। चपाती यानी रोटी कहते हैं वो, और कमल का फूल, इनको प्रतीक चिन्ह बनाया गया था। कहते हैं चपातियां या रोटियां गांव-गांव चौकीदार बांटते थे, और कमल का फूल है ना, जहां भारतीय सैनिकों की रेजिमेंट होती थी यानी भारतीय सैनिकों की छावनी होती थी, शाम के समय अफसरों को यह बांटी जाती थी ताकि वो समझ जाते थे कि अब हमें अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना है। यह प्रतीक चिन्ह एक गुप्त तरीके से, इनको ध्यान रखोगे। यानी 1857 क्रांति के प्रतीक चिन्ह क्या थे? चपाती और कमल का फूल। और योजना के अनुसार तिथि क्या रखी गई थी? 31 मई को एक साथ विद्रोह करने की योजना रखी गई। योजना बनाने में नाना साहब का सबसे बड़ा योगदान था, उनके वकील अजीमुल्ला का भी था, तांती टोपे भी थे और बहादुर शाह जफर का भी था। अब उसके बाद लेकिन योजना के अनुसार ये क्रांति हुई नहीं थी। योजना तो 31 मई की थी, लेकिन क्रांति क्या हो चुकी थी? पहले ही हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि चर्बी युक्त कारतूस थे ना, उनका जो विरोध बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो नतीजा क्या होता है कि क्रांति तय तिथि से पहले आरंभ हो गई। अब इसकी वजह भी बताते हैं कि तय तिथि से पहले आरंभ होने की वजह से यह क्रांति के असफलता के कारणों में सबसे प्रमुख थी कि क्रांति समय से पहले शुरू हो चुकी, अंग्रेजों को समय मिल गया, बड़ी आसानी से इस क्रांति को उन्होंने दबा दिया था। अब देखो, हम सबको पता है कि लॉर्ड कैनिंग ने P53 एनीफील्ड, P53 एक वर्जन था बंदूक का, नई राइफल दी। इन राइफलों में प्रयोग करने के लिए आपको जो कारतूस थे उनके ऊपर चर्बी लगी थी गाय व सुअर की, तो प्रयोग करना पड़ रहा था। तो उस चीज को लेकर विद्रोह होता है। अब देखो, भारत में क्रांति शुरू होगी वो हमेशा मध्य से होगी, लेकिन इससे पहले क्रांति शुरू हो चुकी थी। शुरू कहां से हुई थी? देखो, व्यक्तिगत शुरुआत कहां से होती है? बंगाल। बंगाल के मुर्शिदाबाद के पास एक स्थान पड़ता है बैरकपुर।
बैरकपुर छावनी। बैरकपुर में एक भारतीय सैनिकों की छावनी थी। इस छावनी का एक भारतीय सैनिकों की रेजिमेंट थी 34वीं रेजिमेंट। 34वीं रेजिमेंट। इस बैरकपुर छावनी का 34वीं भारतीय सैनिकों की रेजिमेंट का एक सेनापति सैनिक था जिसका नाम था मंगल पांडे। यह ध्यान रखना होगा, पक्का ब्राह्मण था। इन्होंने अफवाह तो सुन रखी थी कि भाई नई राइफल आई है, उसमें जो कारतूस है उनमें गाय व सुअर की चर्बी है। नतीजा क्या हुआ, अब इसकी कहानी बताते हैं कि एक दिन मंदिर गए थे तो कोई इन्हें व्यक्ति मिला था, तो उसने पूछा था कि भाई पांडे जी क्या हाल है, तो कहा ठीक है अब तो सब एक जैसा है। तो उसने कहा अब कुछ भी नहीं है, मंदिर मस्जिद सब एक जैसे हो चुके हैं। आपको पता है कि जो नई राइफल आई है उनमें जो कारतूस प्रयोग करते हो उनमें गाय व सुअर की चर्बी लगी हुई है। लेकिन मंगल पांडे ने कहा कि ऐसी बात तो हमने नहीं कहा, नहीं आप पता कर लेना। ये वापस गया, अपने अधिकारियों से पूछा तो अधिकारी कब बताने वाले, कहा ऐसी कुछ बात नहीं है। दूसरे दिन भी वही व्यक्ति मिला तो कहा भी तू तो झूठ बोल रहा था, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने अपने अधिकारियों से बात की थी कि भाई जो नई राइफल आई है इसमें जो कारतूसों में गाय व सुअर की चर्बी है। तो उसने कहा चलिए ठीक है पांडे जी। वो मंगल पांडे को उसी स्थान पे ले गया जहां ये कारतूस बनते थे और उस फैक्ट्री में बताया था कि भाई देखो ये रहे। अब तो देख लिया, अब मंगल पांडे को पता चल गया कि बात तो सच है। मॉर्निंग टाइम था, 29 मार्च, डेट याद रखनी है आपको, 29 मार्च 1857 पांडे जी वापस आए। अब इतनी बड़ी बात हो चुकी थी, चिंगारी तो फूटने वाली थी। वापस आए, अपनी बंदूक थी, सुबह सुबह परेड चल रही थी। तो क्या किया इन्होंने, जाकर एक अंग्रेज अधिकारी जो सामने आ रहा था, बंदूक भरी और हुरियोज हड्यूशन बताया जाता है। हड्यूशन एक अंग्रेज अधिकारी जो सामने से आ रहा था, पहली गोली उसे मार दी और पीछे से कहते हैं एक अंग्रेज अधिकारी घोड़े पे सवार था, कैप्टन बाग। कैप्टन बाग वो आ रहा था, दूसरी गोली इसे मार दी थी और ये घायल हुआ था। फिर जो बंदूक थी उसके चाकू से इसके ऊपर वार किए और ये दोनों मारे जा चुके थे। अब सैनिक छावनी में गोली चल गई, 2 गोलियां चली, दोनों में एक कैप्टन हड्यूशन मारा गया, दूसरे में कैप्टन बाग मारा गया। और उसी के बाद जब एकदम पांडे जी को भी पता था कि इतनी जल्दी तो सारे सैनिक आ जाएंगे, इतना समय तो था नहीं, इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। यानी व्यक्तिगत रूप से क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। 29 मार्च 1857 करने वाला मंगल पांडे, स्थान का नाम बैरकपुर छावनी बंगाल, 34वीं रेजिमेंट थी। हड्यूशन और कैप्टन बाग 2 सैन्य अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। अब अंग्रेज सत्ते में आ गई, मंगल पांडे को गिरफ्तार किया गया और इतनी बड़ी घटना हो गई। अब अंग्रेज जानते थे इस चीज को कि अगर ये बात पूरे भारत में फैल गई ना तो जाहिर सी बात है जगह जगह विद्रोह हो जाएंगे। तो उन्होंने आनन फानन में मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल किया और फांसी की सजा सुना दी गई थी। और इस आधार पे मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। ये 1857 क्रांति की पहली फांसी थी और इसे फटाफट काम किया गया ताकि अफवाह नहीं फैले, दूसरी रेजिमेंटों तक बात नहीं जाए कि भी 34वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया है। और मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। दोस्तों एक बात और बताऊं, देखो आपको, इस मंगल पांडे के साथ साथ एक और सेना नायक को फांसी दी गई थी जिसका नाम था ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद को फांसी दी गई थी, वो थी 21 अप्रैल को 1857। 21 अप्रैल को ईश्वरी प्रसाद को भी फांसी दी गई थी। यह भी एक भारतीय सेना नायक था। अब इसकी वजह बताते हैं अंग्रेज कि ईश्वरी प्रसाद ने मंगल पांडे को अरेस्ट करने से इनकार किया था
क्यों? क्योंकि ये भी हिंदुस्तानी थे, तो इनको पता था मंगल पांडे की कोई गलती नहीं है। तो एक देशभक्ति का जो जज्बा था ना, वो ईश्वरी प्रसाद ने दिखाया था। ईश्वरी प्रसाद ने मंगल पांडे को अरेस्ट नहीं किया था। इसके उल्लंघन पर 21 अप्रैल 1857 को ईश्वरी प्रसाद को भी फांसी दे दी गई थी। उसके बाद देखो, इस बात को दबा दिया गया, लेकिन कुछ भी हो, बात तो बाहर आने वाली ही थी। अब यहां आते हैं, अब क्रांति की शुरुआत होती है। देखो, मेरठ, यहां मेरठ छावनी थी। मेरठ छावनी में बताते हैं कि भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी थी, उन्होंने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया गया था। 99 सिपाही बताए जाते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि उस सिपाही के 85 सैनिकों को कोर्ट मार्शल कर दिया और उन्हें 10 वर्ष की सजा दी गई थी। जो 85 सैनिक थे ना, उनका कोर्ट मार्शल किया गया और उन्हें 10 वर्ष की सजा सुना दी गई थी। अब हलचल तो पूरी धीरे धीरे बात यहां वाली भी यहां बात आ चुकी थी। 9 मई के दिन कहते हैं कि इनकी अंतिम कोर्ट मार्शल परेड थी, योजना बनाई जा चुकी थी। अब 10 मई, ये याद रखना आपको, 12th में तो स्पेशल लगता है। 10 मई 1857 वार था, रविवार, संडे के दिन। 10 मई 1857 शाम को इन मेरठ की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। अपने साथी जो थे उनको जेल से छुड़ा दिया, छावनी में आग लगा दी और इस तरह भारत में क्रांति शुरुआत होती है 10 मई 1857। कहां से? मेरठ से। मेरठ के सैनिकों ने बगावत कर दी। सैनिकों को जो हाथ लगा वो उठा लिया, बाकी रेजिमेंट को आग लगा दी गई थी और सैनिकों ने किस ओर कूच कर दिया? मेरठ से दिल्ली की ओर कूच कर दिया था, दिल्ली की ओर कूच किया था। अब विद्रोह हो गया तो अब जाहिर सी बात है, चिंगारी ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया। अब दिल्ली में विद्रोह होता है। कहते हैं कि रात भर इन्होंने सफर किया, 11 मई को दिल्ली पहुंच गए। अब वहां पर देखो, उस समय बताते हैं कि रमजान का महीना था। तो 11 मई को सुबह के समय बहादुर शाह जफर अपने लाल किले में थे। सुबह के समय उन्हें मिलने के लिए बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी और जो आवाजें थी वो बहुत ही अदब से बादशाह का नाम पुकारा जा रहा था। तो बादशाह को लगा कि यार, अंग्रेजों के आने के बाद मेरी इज्जत आज तक इतनी किसी ने नहीं की है कि बड़ा अदब के साथ उन्हें पुकारा जा रहा है। तो उस समय बादशाह का एक सबसे मुख्य सेनापति था जिसका नाम था बख्त खां। यह भी ध्यान रखना आपको, बख्त खां बहादुर शाह जफर का मुख्य सेनापति था। तो इसने कहा था कि भी आपसे कुछ सैनिक आए, वो मिलना चाहते हैं। तो उन्हें बुलाया। ये मेरठ के सैनिक थे। इन्होंने कहा कि भी हम मेरठ में विद्रोह कर आ चुके हैं और अब दिल्ली में विद्रोह करना चाहते हैं, आपको नेता चुनना चाहते हैं और पूरे भारत में एक साथ विद्रोह करते हैं। एक बार तो बहादुर शाह जफर डर गया। क्या उनको पता था कि अंग्रेजों से विरोध करने का मतलब क्या? अपनी मौत बुलाना था। लेकिन उसके बाद इस सेनापति ने कहा था कि बादशाह, वैसे भी अब आपकी उम्र हो चुकी है, लगभग 82 साल के करीब आपकी उम्र हो चुकी है और अंग्रेजों के आने के बाद आपकी जिंदगी वो बड़ी जिल्लत भरी जिंदगी है। वैसे भी आपकी कोई इतनी इज्जत रही नहीं है। कुदरत ने आपको एक मौका दिया है देशभक्ति दिखाने का, आप यस कर दो, बाकी काम हमारे ऊपर छोड़ दो। बख्त खां के कहने पर बहादुर शाह जफर ने क्या किया? यस कर दिया और वहीं से कुछ घोषणाएं लिखी गई, सारे राज्यों को पत्र लिखे गए कि आज के बाद अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है और बहादुर शाह जफर का पुनः शासन स्थापित किया जाता है। नतीजा क्या होता है कि 12 मई अंग्रेजी सैनिकों के लड़ते हुए दिल्ली पर इन सैनिकों और बहादुर शाह जफर की सेना ने कब्जा कर लिया। इसके साथ ही विद्रोह की आरंभ हो चुकी है। उत्तरी भारत में विद्रोह धीरे धीरे फैलता जा रहा था। अब उसके बाद लॉर्ड कैनिंग को पता चल गया था। लॉर्ड कैनिंग ने इस समय बताते हैं कि बहुत बड़ी होशियारी दिखाई थी। उसने सबसे पहला काम किया कि
जहां जहां अंग्रेज फंसे हुए थे उनको सबसे पहले निकाला। अब दिल्ली अधिकार में से चली गई। दिल्ली के बाद आते हैं लखनऊ में। लखनऊ में विद्रोह होता है। लखनऊ में आपको पता है कि अवध को कुप्रशासन का आरोप लगाकर मिला गया था। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व करती है बेगम हजरत महल। यह ध्यान रखना है, बेगम हजरत महल, जो लखनऊ में विद्रोह 5 जून को यहां विद्रोह होता है। बेगम हजरत महल का एक बेटा था जिसका नाम था ब्रिजिस कादिर। ब्रिजिस कादिर, उसे अवध का नवाब घोषित किया जाता है और विद्रोह की शुरुआत कर दी जाती है। इधर भी विद्रोह हो गया। अब देखो क्या हुआ था, दिल्ली वाले विद्रोह को है ना सितंबर 1857 तक अंग्रेजों ने दबा दिया था। ये थोड़ा ध्यान रखोगे, वैसे इतना इसका कोई पूछा नहीं जाता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है, दिल्ली विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा सेनानायक मारा गया था जिसका नाम था जार निकोलस। यह थोड़ा ध्यान रखना है कि विद्रोह दबाने के दौरान कौन से अंग्रेज सैन्य अधिकारी मृत्यु हुई थी। जार निकोलस की मृत्यु हो गई थी। बेगम हजरत महल के नेतृत्व में विद्रोह हो जाता है लखनऊ में। बेगम हजरत महल को इस क्रांति में एक उपाधि दी गई थी, उन्हें कहा जाता था महक परी। यह ध्यान रखना है, महक परी की उपाधि थी वो बेगम हजरत महल की थी, और महल परी की उपाधि थी वो रानी लक्ष्मीबाई की थी। महल परी की उपाधि थी वो किसकी थी? रानी लक्ष्मीबाई की। और महक परी थी वो किसकी थी? बेगम हजरत महल की थी। उसके बाद कुछ समय बाद इसे भी विद्रोह को कॉलिन कैम्पबेल की नेतृत्व वाली सेना ने इसे भी दबा दिया गया था। लखनऊ के बाद बेगम हजरत महल कहते हैं यहां से विद्रोह दबने के बाद नेपाल चली गई और उसके बाद उनकी कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद सबसे बड़ा विद्रोह होता है यहां कानपुर में। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहब। नाना साहब जिनका मूल नाम था धोंदू पंत, इनका साथ दिया था तात्या टोपे ने। तात्या टोपे के नेतृत्व में यहां विद्रोह किया जाता है नाना साहब की। अभी यहां पेंशन को लेकर इनकी लड़ाई चली थी अंग्रेजों के साथ, क्योंकि इन्हें दत्तक पुत्र थे तो इनको पुत्र मानने से इनकार कर दिया, इनकी पेंशन बंद कर दी गई। इनके साथ विद्रोह होता है, तात्या टोपे के साथ मिलकर ये विद्रोह करते हैं। तात्या टोपे का जो नाम था रामचंद्र पांडुरंगा। पांडुरंगा इनका मूल नाम था। इनके साथ विद्रोह होता है। कुछ समय बाद यहां पे भी अंग्रेजों ने बड़ी आसानी से इस विद्रोह को दबा लिया। उसके बाद महत्वपूर्ण विद्रोह, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विद्रोह होता है यहां बिहार में। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया था, आरा का जमींदार था कुंवर सिंह। यह याद रखना है, इसके कई बार सवाल आ चुके हैं। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह, जो आरा का एक जमींदार था, जगदीशपुरा का एक क्षेत्र पड़ता था आरा, वहां का जमींदार था कुंवर सिंह, उसने विद्रोह किया था। और उसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को कई बार पटखनी दी गई थी और अंत में अंग्रेजों ने इसे भी कब्जे में कर लिया। उसके बाद इलाहाबाद हो, बरेली हो, यहां पे भी बहुत बड़ा विद्रोह हो चुका था। धीरे धीरे विद्रोह की आग बढ़ती जा रही थी। अंग्रेजों ने धीरे धीरे जिस तरह विद्रोह जैसे इस तरह शुरू हुआ था तो उसके पीछे पीछे इस विद्रोह को दबाना आरंभ कर दिया था। जैसे राजस्थान में सैनिक विद्रोह भी हुए थे, लेकिन राजस्थान में एक जन क्रांति यानी कोटा में विद्रोह हुआ, जिसमें जयदयाल और मैराब खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। 6 महीने तक कोटा जन क्रांति के जो विद्रोही थे उनके अंडर में रहे थे। मेजर बर्टन की हत्या कर दी गई थी और इस तरह पूरे उत्तरी भारत में विद्रोह फैल चुका था। कंपनी ने धीरे धीरे एक एक के बाद एक एक राज्यों को वापस जीतना शुरू कर दिया। भारतीय राजाओं का अधिकतर सहयोग हुआ, अंग्रेजों को रहा था। नतीजा, अंग्रेजों ने बड़ी आसानी से इतने बड़े विद्रोह को दबा दिया। दक्षिणी भारत में भी बताते हैं विद्रोह हुआ था, जिसमें रंगाजी बापू गुप्ते के नेतृत्व में बहुत सारे सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। और इस तरह दोस्तों पूरे भारत में विद्रोह हुआ और अंत में आते आते अंग्रेजों ने इसे बड़ी आसानी के साथ दबा दिया था। अब दोस्तों
इस विद्रोह इतनी बड़ी क्रांति हुई, लेकिन यह विद्रोह असफल क्यों हुआ, इसके कारण देखेंगे हम आगे। नेक्स्ट,